प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, हमारे मित्र श्री आसिफ हाजमी साहब जो इस आयोजन को सफल बनाने में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, श्री समीर अंजान साहब, प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी, श्री ब्रिजमोहन शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर, प्रोफेसर परवेज़ अहमद, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। इस सेमिनार में देश भर से आए हुए सभी विद्वद्जन, कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय के बच्चे, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की विरासत पर, लेगेसी पर चर्चा और संवाद के दौरान प्रबुद्ध जनों के विचार को गंगोत्री की तरह धरती पर उतारने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि गंगा के पुत्र राही साहब की 100वीं जयंती के कालखंड का प्रारंभ वितस्ता की इस पावन धारा से हो रहा है। और जैसा मुझे एक बार आसिफ हाजमी साहब ने बताया था कि इस कड़ी में अगला कार्यक्रम गंगा की नगरी काशी में आयोजित किया जाएगा। 1 अगस्त 2026 को राही साहब का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा और 1 अगस्त 2027 को उनकी 100वीं जयंती देश दुनिया मनाएगी। मैं आइडिया कम्युनिकेशंस और कश्मीर यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। सभी प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स का जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं मानता हूँ कि राही की विरासत को जानने के लिए हमें राही की वसीयत की दोबारा जांच करनी होगी। अपनी लेखनी में दिखाई पड़ने वाले शब्दों के अलावा राही और क्या छोड़ गए, इसकी भी पड़ताल करनी होगी। राही साहब कहते थे कि उनकी 3 माँ हैं। पहली नफीसा बेगम, दूसरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और तीसरी गंगा। और उन्होंने लिखा कि जन्म देने वाली माँ अब नहीं रही, उनकी याद भी नहीं, लेकिन अन्य जो 2 माँ हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पवित्र गंगा, उनकी याद बहुत आती है। और इसलिए वो अपने आप को नफीसा बेगम का बेटा नहीं बल्कि गंगा पुत्र कहा करते थे। और उन्होंने लिखा भी कि मेरा फन तो मर गया यारों, मेरा फन तो मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों, मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा की गोदी में सुला देना, अगर शायद वतन से दूर मौत आए तो मेरी ये वसीयत है, अगर उस शहर में छोटी सी एक नदी भी बहती हो तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर उससे कह देना कि गंगा का बेटा आज तेरे हवाले है। मैं समझता हूँ कि राही की विरासत सिर्फ किताबें, कविताएं, फिल्म, सीरियल यही नहीं है, बल्कि राही की अदृश्य विरासत उनकी दिखने वाली सदृश्य विरासत से कहीं विशाल और ज़्यादा गहरी है। उन अदृश्य विरासतों की जड़ों का एक सिरा सदृश्य विरासत से जरूर जुड़ा है। अगर राही को भारत की गंगा यमुनी संस्कृति से हटा लिया जाए तो उसमें रिक्तता पूरी तरह से आ जाएगी। यह भी सच है
कि जैसे राही साहब अपनी माँ गंगा के बिना अधूरे हैं, मैं मानता हूँ कि वैसे ही राही साहब के बिना गंगा जमुना संस्कृति भी अधूरी है। अपनी माँ गंगा को पूजते हुए राही ने एक आध्यात्मिक यात्रा की है और गंगा के किनारे गंगा के रेत के कण कण और उसके पानी जैसा ऊर्जावान उनका व्यक्तित्व भी था। उनकी अदृश्य विरासत जो राही गंगा के किनारों पर छोड़ गए हैं, उसमें सबसे ऊपर मुझे लगता है वो उनका आत्म साक्षात्कार होगा। बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने साक्षी भाव से जीवन गुजारा होगा। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर, चाहे गंगौली गाजीपुर के राही मासूम रजा हों या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के राही मासूम रजा हों या फिर मुंबई के राही मासूम रजा हों, हर पड़ाव पर उनका व्यक्तित्व साक्षी भाव का ही रहा है और उनसे नई पीढ़ी के साहित्यकार और साहित्य प्रेमी जो बात सीख सकते हैं, मुझे लगता है वह प्रेम, करुणा और सेवा के अतिरिक्त कोई और मार्ग दूसरा नहीं है। ये उनसे सीखा जा सकता है। उनकी अदृश्य अमूल्य विरासत वो आत्मज्ञान का दर्शन भी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह गंगा का बेटा है, तो समझ लीजिए उसने स्वयं को खोज लिया है। उसके पास जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। राही की अदृश्य विरासत से हमें संदेश मिलता है कि जीवन और उससे जुड़े लक्ष्यों की सार्थकता आत्म अनुसंधान में ही है। कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है और व्यक्ति एक बार भी अपने भीतर झांक नहीं पाता। वह रोज अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोलता है और धूल पड़ने पर उन्हें साफ भी करता है, लेकिन अपने अंदर की खिड़कियां खोलना भूल ही जाता है। उन्होंने युवाओं की आलोचना करते हुए उन्हें ख्वाब देखने के लिए प्रेरित किया था। एक जगह उन्होंने लिखा था कि नई नस्ल तो हमारी नस्ल से भी ज़्यादा घाटे में है। नई नस्ल तो हमारी नस्ल से भी ज़्यादा घाटे में है। हमारे पास कोई ख्वाब नहीं थे, मगर इनके पास तो झूठे ख्वाब हैं। हमारे पास कोई ख्वाब नहीं थे, मगर इनके पास तो झूठे ख्वाब हैं। राही चाहते थे कि स्वयं की ताकत को पहचान कर हिंदुस्तान का नौजवान आगे बढ़े। राही की समृद्ध वसीयत में मुझे स्पष्ट दिखता है कि स्वयं को जानने का अनमोल हीरा वह मानवता के लिए छोड़ गए हैं। जैसी गंगा शुद्ध है, जैसी गंगा पवित्र है, वैसी शुद्धता आत्मज्ञान और स्वयं का साक्षात्कार है। राही साहब की इस विरासत को सहेजना, उन आदर्शों का प्रचार और प्रसार करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है उनके प्रेमियों के लिए विशेष रूप से। राही साहब की एक और विरासत जीवन को समग्रता से जीने की कला है। चाहे संघर्ष के दिन हों या सफलता के दिन हों, राही साहब का हृदय कभी रिक्त और सूना नहीं रहता था। कई बार प्रकृति के संगीत को सुनकर लगता है कि समग्र संगीत यही हो सकता है, क्योंकि वह बिना किसी प्रयोजन के है। राही साहब भी वैसे ही निष्प्रयोजन, अकारण ही सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उद्यत रहते थे। उन्होंने जीवन को परिपूर्णता में जिया और सिद्धांतों से कभी जीवन भर समझौता नहीं किया। उनके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। संयोग से मेरा और उनका गांव बीच की दूरी केवल 4 किलोमीटर है। 1953 में गाजीपुर नगर पालिका का निर्वाचन था अध्यक्ष पद का। उनके पिता उम्मीदवार थे और वामपंथी विचारधारा के श्री पब्बर राम, जो अब नहीं हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। राही मासूम रजा और उनके भाई मुनीस रजा साहब दोनों ने अपने पिता से आग्रह किया कि चुनाव मत लड़िए। जब वो नहीं माने तो पब्बर राम जी के लिए दोनों भाइयों ने प्रचार किया और अंत में पब्बर राम जी जीत गए, इनके पिताजी हार गए। ऐसे क्रांतिकारी थे राही मासूम रजा।
पब्बर राम जी भूमिहीन मजदूरों के लिए काम कर रहे पब्बर राम के पक्ष में धुआंधार प्रचार करके पिता को हरवाने में बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने। कहा यह भी जाता है कि पहले बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि मैं पार्टी में हूँ, उस जिम्मेदारी को तो निभाना होगा। तो राही साहब ने कहा कि पिताजी मेरी भी मजबूरी है, वो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और मैं अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं भागूंगा। यह उनके व्यक्तित्व की अडिगता का परिचायक है और उसमें बड़ा गहरा संदेश भी छिपा है कि जीवन को समग्रता से जियो और अपने सिद्धांतों से समझौता कभी मत करो। एक अन्य दर्शन जो हमें राही साहब देकर गए हैं वह है व्यक्तित्व की स्वतंत्र चेतना। उनकी यह भावना रचनाओं और निजी जीवन दोनों में दिखाई पड़ता है। मैं मानता हूँ कि व्यक्तित्व अपने चरम विकास पर पहुंचकर स्वतंत्र हो जाता है। आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जब बॉलीवुड अत्याचारों के प्रति खामोश था, तब राही साहब ने खुल करके आपातकाल का, इमरजेंसी का जबरदस्त विरोध किया था। राही साहब की सृजन यात्रा में उन्हें समझाने वाले लोग बहुत से थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्र चेतना पर कभी अमावस की छाया नहीं पड़ने दी। और उन्होंने ओस की बूंद का जिक्र भी वाइस चांसलर साहिबा ने किया। उन्होंने ओस की बूंद में लिखा भी था कि अनेक लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि अपनी रचनाओं में इतनी गालियां मत लिखा करो, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। राही साहब ने यह सलाह ठुकरा दी थी और कहा था, मेरे पात्र यदि गीता बोलेंगे तो मैं गीता के श्लोक लिखूंगा और अगर वह गालियां बकेंगे तो मैं अवश्य उनकी गालियां भी लिखूंगा। साहित्य अकादमी के इनाम के लिए मैं अपने पात्रों की जुबान कभी काट नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि इतनी बेबाकी से एक स्वतंत्र चेतना वाला व्यक्तित्व ही अपनी बात कह सकता है। नई पीढ़ी को इससे एक और संदेश मिलता है कि सत्य के पथ पर अडिग और अदम्य साहस के साथ खड़ा होना ये भी बड़ा आवश्यक है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। अक्सर हम अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में अल्लाह से, ईश्वर से कुछ मांगते हैं। मुझे लगता है, मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान विशेष रूप से हमारे स्टूडेंट्स ऊपर वाले से ज़रूर मांगें, ये प्रार्थना करें कि वह उन्हें भी सत्य और स्वतंत्र चेतना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ऊपर वाले से मांगें तो उससे दृढ़ संकल्प और साहस मांगें, ताकि आप जीवन में जो अर्जित करें वह राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर सकें। राही साहब की एक आखिरी अदृश्य विरासत का जिक्र भी मैं जरूरी समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, साहित्य से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वो ये है कि कुछ भी हो, यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। हर एक इंसान के पास, विशेष रूप से नौजवानों के पास पंख हैं जिससे आकाश में तारों तक उड़ान भरी जा सकती है, लेकिन उसे तमाम चुनौतियों के बीच संकल्प लेकर चलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अमन और तरक्की की यात्रा कभी रुकने नहीं दी जाएगी। साथियों, मैं साहित्यकार के सृजन, उसकी रचना को समाज की समृद्धि के रूप में देखता हूँ और इसलिए मेरे लिए आज का यह सेमिनार सिर्फ राही मासूम रजा को याद करके रुक जाना नहीं है। राही भी नहीं चाहते थे कि हम अतीत में जिएं। एक बार तो उन्होंने लिखा भी कि पहले के ज़माने में लोग खानदान का ऊंचा नाम कमाने के लिए साहस के साथ नई खोज में लगे रहते थे, लेकिन आजकल के युवाओं के लिए नौकरी ही सबसे बड़ा एडवेंचर है। वो चाहते थे कि अतीत से प्रेरणा लेकर हमारे नौजवान नई खोज में जुटें और नया मुकाम हासिल करें। मैं भी चाहूँगा कि आवाम विशेष रूप से नौजवान राही को याद करते हुए
उन बातों को याद रखे जिससे भारतवर्ष के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। कई बार जब कार्यक्रम आयोजित होते हैं तब मान लिया जाता है कि चलो साहब अब काम पूरा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि असली काम सेमिनार के समाप्त होने के बाद शुरू होगा। इस आयोजन में भी राही के विजन को, उनके आदर्शों को सामान्य जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। राही का आदर्श भारत के प्रगतिशील समाज के लिए एक अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अमूर्त बुनियादी ढांचा है जिसके द्वारा हमें सामाजिक बंधन, आपसी विश्वास, साझी विरासत, साझा मूल्यों की परंपरा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनके विचार हमें सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों का उत्थान करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। आपसी मतभेद, विभाजन को कम करके एकता की ऊर्जा के द्वारा व्यक्तिगत क्षमता को व्यापक समृद्धि में बदलने के लिए सदैव प्रेरित करते रहे हैं। उनके विचार हमें भविष्य में भी प्रेरित करेंगे। इस सेमिनार का उद्देश्य है कि विकसित भारत के लिए राही के विचारों और आदर्शों के द्वारा नए दृष्टिकोण, नई सोच, नए विचारों के बीज बोए जाएं, ताकि समाज एवं राष्ट्र को एक नई दिशा दी जा सके। और मुझे उम्मीद है कि समाज के लिए नया चिंतन, नई दिशा इस 3 दिवसीय अमृत मंथन से जरूर निकलेगा और वो देश के लिए काम आएगा। राही की रचनाओं में मुझे समाज एवं राष्ट्र को पूरी ताकत से एक साथ बांधे रखने के महीन धागे भी नजर आते हैं, जो बड़े सरल शब्दों के माध्यम से समाज की सामूहिक शक्ति और संस्कृतियों को नया आकार देते हुए सर्वजन कल्याण के लिए नई राह भी दिखाते हैं। अनादिकाल से हमारी संस्कृति ने भी सिर्फ अपने कल्याण नहीं बल्कि वैश्विक कल्याण पर बल दिया है। इंसान के लिए तो नियम तय था, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कल्याण के बारे में सोचेगा। हजारों वर्ष पूर्व ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा भी गया, अयम बंधुर्यनति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मेरा मानना है कि विश्व के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम से पावरफुल दूसरा कोई भी मंत्र है नहीं। यह मंत्र मानवता के सामूहिक कल्याणकारी चिंतन का मूल आधार है। हजारों वर्ष पूर्व जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, उसे आज हमारा देश नहीं, हमारे देश के लोग दुनिया स्वीकार कर रही है। शांति और सौहार्द के लिए वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को आज दुनिया के दूसरे देश अपना रहे हैं। इसलिए इस सेमिनार से एक संदेश जाना ही चाहिए कि एकता हर एक इंसान की खुशी और राष्ट्र की संपन्नता हमारी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, हमें निरंतर समाज में आत्मविश्वास भी जागृत करना होगा। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में एक नए प्रकार की जागृति पूरे देश में, समाज में जागृत हुई है और आत्मविश्वास के साथ आज हर हिंदुस्तानी खड़ा होकर के विकसित भारत के निर्माण में जुटना चाहता है। मैं मानता हूं कि इस यात्रा में राही के आदर्शों और अपने स्वयं के विचारों से सहयोग देने की एक बड़ी जिम्मेदारी एकेडमिक कम्युनिटी, राइटर्स और थिंकर्स पर ये ज़्यादा बड़ी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर वसीयत सहेजनी है, इस लिगेसी को आगे बढ़ाना है, तो ये अपनी जिम्मेदारी का आप भी जरा निर्वहन करें। और यजुर्वेद में कहा भी गया, जागृवांश समिंधते, जागरूक इंसान ही परम ज्योति प्रकट करते हैं। इसी भाव को केंद्र में रखते हुए राही की विरासत को लेकर आपको हमारा समाज का, देश का पथ प्रदर्शन करना होगा, ताकि समाज का हर एक वर्ग एक मन एक प्राण होकर भारत के बहुमुखी विकास की कल्पना को साकार करने में जुट जाए। एक और बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि प्राचीन गौरव को हासिल करने का जितना माकूल वातावरण आज तैयार हुआ है, उतना वैसा माकूल वातावरण कभी था नहीं। आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से
आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आने वाले 2 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। देश के तमाम बड़े अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि 2027 तक हमारी अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन इकॉनमी होगा। हम सबका एक संकल्प है कि हमारे पूर्वजों ने जैसा भारत छोड़ा था, अगर 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 33% था, आज वो घट करके, मैं समय कम है इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, 13-14% है। तो ये हम सबका दायित्व है कि अपने भारत को वहाँ फिर से हम पहुँचावें। और इसलिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी ये भी है कि हम सिर्फ एक बेहतर समाज नहीं बल्कि एक अजेय और समृद्ध समाज निर्मित करें और विश्व में अपनी क्षमता से विकास के नए कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित करें। हमारा एक ही उद्देश्य हो, सुसंगत हमारी भावना हो और एकत्रित हमारे विचार हों। हमारी परंपरा ने हमेशा समाज की एकता पर बल दिया है। इसने हमेशा भेदभाव पैदा करने वाले तत्वों को हमसे दूर रखा है। आपस में फूट डालने की कोशिशें पहले भी होती थीं, आज भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। कुछ लोग हैं जो हमें जातियों में, पंथों में, मजहबों में बांटने का प्रयास करते हैं। ऐसे तत्वों का हमें दृढ़तापूर्वक मुकाबला करना होगा। और मैं मानता हूं कि राही के आदर्शों को लेकर आप सभी प्रबुद्धजन, हम सब अगर इस काम में लगेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता जरूर मिलेगी। मैं कभी कभी मुझे लगता है कि महाभारत का जिक्र भी हुआ। महाभारत को जितना लोकप्रिय राही मासूम रजा साहब ने बनाया, मुझे नहीं लगता है कि अगर घर घर तक तुलसी की चौपाई पहुंची तो महाभारत के बारे में जानकारी भी राही मासूम रजा के कारण उन लोगों तक पहुंची जो शायद पढ़ना भी नहीं जानते हैं। और मुझे कभी कभी मैं उनके महाभारत के जो डायलॉग्स हैं, अभी बताया गया, दिनकर को भी जब पढ़िए तो मुझे लगता है कि उनके डायलॉग और दिनकर की कविता में बड़ा मेल है। और मैं जब सोच रहा था, जब वहाँ से अनजान साहब बोल रहे थे, तो मुझे दिनकर की एक कविता याद आई। मैंने कहा कि उसे ज़रूर सुनाऊंगा कि कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही डसेगा। और आगे उसमें एक 4 लाइन और करके ख़त्म करता हूँ। जब अभिमन्यु का पद हो रहा है, प्रलापी हो उजागर धर्म वाले, बड़ी श्रद्धा बड़े सत्कर्म वाले, मरा न्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। मैं समझता हूँ कि मैं आगे भी मुझे कार्यक्रम में जाना है। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का विशेष रूप से स्वागत करते हुए आसिफ आजमी साहब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत,